गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड आपकी जो प्रिपरेशन चल रही होगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वो काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। सो गाइस, अगेन वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी एंड वेलकम यू ऑल गाइस माय द व्लॉग। आज का जो व्लॉग होने वाला है बेसिकली वो होने वाला है एसएससी जीडी 2026 के लिए जो वैकेंसी आएंगी उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी ऐसे बनाएं, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें जिससे कि हमारे अच्छे मार्क्स आए। ये वीडियो रिपीटर्स एंड फ्रेशर्स दोनों के लिए रहने वाली है कि मैं भी अभी एक एस्पिरेंट्स हूँ एंड इस बार एंड 2024 वाले में कैसे तैयारी करी तो आपको मैंने बताया है एंड उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 में जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आएंगी उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें, बुक्स कौन सी पढ़ें, ठीक है, एंड कहाँ से पढ़ें एंड सेल्फ स्टडी से क्लियर हो सकता है नहीं हो सकता है, इन सभी चीज़ों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट गाइज आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को बिना स्किप करिए देखिए, जिससे कि जितनी भी जानकारी मैं दे सकूँ आप उसको ग्रेस्प कर सके। ठीक है, आई होप कि गाइज आप सभी लोग एसएससी जीडी के बारे में जानते होंगे। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होता है वो एसएससी द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। एसएससी का पहले मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसका पहले क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एंड उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है उसको फिर नेक्स्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद फर्दर उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और मेडिकल एग्जामिनेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशंस DBDME को क्लियर करना पड़ता है। देन फाइनली उसको फाइनल लिस्ट के लिए वेट करना पड़ता है। देन अगर फाइनल लिस्ट में नाम आया तो फिर उसके बाद ज्वाइनिंग मिलती है। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। तो गाइस इसमें जो सारे के सारे पड़ाव होते हैं, ठीक है, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर जिसमें भी फेल हो गए तो हम फेल ही होते हैं, बट जब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो सबसे हमारा पहला पड़ाव होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि गाइस उसके मार्क्स ही लास्ट की मेरिट को बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसमें फिजिकल में कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, बस ओनली रिटर्न के बिहाफ पर तुम्हारी मेरिट लगती है। तो रिटर्न क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर रिटर्न की बात करूं तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदैटिक्स, रीजनिंग, जीके एंड जीएस और हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश गाइज बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि हिंदी और इंग्लिश क्या दोनों करना जरूरी होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हिंदी एंड इंग्लिश ऑप्शनल होते हैं। अगर तुम इंग्लिश में अच्छे हो तो इंग्लिश चूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर तुम हिंदी में अच्छे हो तो हिंदी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट हो गए तुम्हारे। हर एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस हो गए 20 इंटू 4 80 क्वेश्चंस हो गए एंड हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 160 मार्क्स का ओवरऑल पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/8 की। तो ये रहा गाइस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। तो बात करते हैं कि इस एग्जाम्स के लिए कैसे को प्रिपेयर करें, ठीक है, जिससे कि हम अच्छे मार्क्स ला सकें। क्योंकि जैसे मैंने बता चुका हूँ कि जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के मार्क्स होते हैं, जो हमारे रिटर्न के मार्क्स होते हैं वही लास्ट तक वेरी करते हैं, उसी से फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, बाकी क्या होता है, फिजिकल के कोई मार्क्स नहीं होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अब बात करते हैं गाइस की प्रिपरेशंस कैसे करें एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि उस स्ट्रेटेजी से आप उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर कर सको। किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी एंड शेड्यूल बनाना जरूरी है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी बनाइए, उस एक शेड्यूल बनाइए। ऑन गाइज कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो, तो अभी हम पर्टिकुलर एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं। अगर आप एसएससी जीडी क्लियर करना चाहते हो तो आपके बेसिक्स होने चाहिए। ठीक है, बेसिक्स का मतलब ये है कि जैसे अगर हम मैथ्स सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो आपको उसमें कैलकुलेशंस मतलब आनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ टाइमिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज। तो उनकी बात करें प्रिपरेशंस के लिए तो बुक सोर्स है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर बुक लेता है तो वो लिमिटेड होनी चाहिए, बुक सोर्स शुड बी लिमिटेड।
सारे लोग ये करते हैं कि वो अलग अलग बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए वो अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं और एक बुक्स को अच्छी तरह फॉलो नहीं कर पाते हैं, और एक बुक्स को अच्छी तरह मतलब प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं उससे, जिससे हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। सबसे पहली बात तो हमको क्या करना है, जो बुक है वो हमारी लिमिटेड होनी चाहिए। जैसे हमने मैथ्स की 2 बुक फॉलो करनी है तो वो 2 ही बुक फॉलो करनी है बस, उसके बाद कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। तो ये है, तो बुक हमारी क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है कि लर्न फ्रॉम अ पर्टिकुलर टीचर। मतलब बहुत सारे लोग ये होते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि एक दिन वो किसी एक टीचर से पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे वो नेक्स्ट टीचर से पढ़ेंगे। उनका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, जिसके कारण उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है, जो पढ़ता है। तो एक पर्टिकुलर टीचर को पकड़िए, ठीक है, उनसे पढ़िए, जो जिसका भी आपको समझ में आता है उनसे पढ़िए, ठीक है, तक उन्हीं से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है कंसिस्टेंसी। मतलब कि आप अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, को कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। लाइक कि अगर आप 2 दिन पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद एक दिन फिर स्किप कर दे रहे हो, फिर 2 दिन पढ़ रहे हो, फिर 2 दिन स्किप कर रहे हो, तो ऐसे कोई भी एग्जाम्स क्लियर नहीं होते। आपको अगर 2 महीने बचे हैं, किसी भी जितना भी टाइम बचा है, अगर उसको आप कंसिस्टेंटली अगर पढ़ो, तो गाइज आपको कंसिस्टेंट रहना है एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। इस नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिवीजन। जैसे हमारे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो जैसे एक सब्जेक्ट एक कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के बाद वो प्रीवियस जो पिछला टॉपिक उन्होंने पढ़ा है उसको भूल जाते हैं, उसको या उनको रिवाइज नहीं करते हैं। तो रिव्यू टॉपिक को बार बार रिवाइज करना, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा, मतलब आप जितना भी टॉपिक पढ़ने से ज़्यादा आप रिवीजन करोगे ना, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपकी कमांड उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। तो रिवीजन करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड आप रिवीजन के अलग अलग तरीके हैं गाइज। रिवीजन आपको वीकली, मंथली, ठीक है, या अल्टरनेट डे पर ऐसे कर सकते हो आप रिवीजन, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइज प्रिपरेशंस का, वो है मॉक टेस्ट एंड इट्स एनालाइज। टेस्ट देने से हमको पता चलता है कि पेपर का हमको प्रेशर हैंडल का होता है, ठीक है। मतलब हम पेपर के प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं, एंड जो एग्ज़ाम का डर होता है वो चले जाता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट लगाना ही ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद अगर आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो उसका एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मॉक टेस्ट का एनालाइज कैसे करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। बट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अपने जो वीक सब्जेक्ट्स हैं या वीक टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना, उनको ज़्यादा रिवाइज करना, उनको ज़्यादा लर्न करना, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये भी गलती कर देते हैं कि जैसे कोई उनका सब्जेक्ट बाय द वे मान लो कि उनका मैथ सब्जेक्ट बहुत वीक है, तो फिर वो मैथ सब्जेक्ट से डरते हैं और उसको कम टाइम देते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट्स या कोई भी टॉपिक अगर आपका वीक है तो उस पर ज़्यादा फोकस दीजिए, ठीक है, जिससे कि क्या हो, आपका डर खत्म हो जाए एंड उस पर आपकी कमांड अच्छी बन जाए। पॉइंट है वो है कि एनालाइजेशंस ऑफ द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे हमें पता चलता है कि इस टाइम में पेपर का ट्रेंड कैसा चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा पूछा जा रहा है, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं। तो PYQs को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, PYQs लगाना। कुछ टॉपिक थे जिसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं, मैंने आपको जैसा बताया कि हर एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। उन 80 क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले हमारा जो भी सिलेबस है, ठीक है, आप क्या करिए, सिलेबस बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये होते हैं कि बिना अपना सिलेबस देखे तैयारी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो अभी फ्रेशर्स है, तो फ्रेशर को क्या करना है, सबसे पहले एक ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड करना है, देन सिलेबस देखना है, सिलेबस क्या आता है, ठीक है, SSC GD के एग्जाम में, एंड PYQs देखने हैं कि इस टाइम का ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब ट्रेंड की किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी कि अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में कैसा लेवल आ रहा है, GK में
कौन सा पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, मैथ में कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें ट्रेंड कहलाती है। तो उस ट्रेंड को देखना है कि आजकल क्या पूछ रही है एसएससी ज़्यादा, ठीक है, कौन सब्जेक्ट से कितना ज़्यादा पूछ रही है, वेटेज किस टॉपिक का ज़्यादा है, किस टॉपिक का कम वेटेज है। ये सब कुछ हमको पीवाईक्यूज से पता चलता है। बड़ा टास्क होता है गाइज हमारा कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये होता है कि पेपर आने तक अपने सिलेबस को ही कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। तो गाइज आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। एग्ज़ाम के 1 या 2 मंथ, ठीक है, मैक्सिमम 2 मंथ्स पहले तो आपको अपना जो सिलेबस है वो मतलब पूरी तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क्योंकि जिसके बाद आपको रिवीजन एंड मॉक टेस्ट एंड उसका एनालाइज के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, पेपर के लास्ट तक अपना सिलेबस ही पूरा करने में रहते हैं, तो वो ना मॉक टेस्ट लगा पाते हैं, ठीक है, ना अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं। पीछे जो भी नोट्स होते हैं उनके पिछले नोट्स वो सारे भूल जाते हैं, बस आगे आगे का करते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि आपको अपना सिलेबस मतलब मिनिमम 1 महीने पहले तो करना ही करना है, ठीक है, मतलब कंप्लीट करना है पेपर से 1 महीने पहले। अगर हो सके तो गाइज 2 महीने पहले कर लीजिए। सारे लोगों का अब ये डाउट होगा कि यार कंप्लीट मतलब सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, क्वेरीज होती है कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है। उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो सबसे पहले तो वो अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स में मान लीजिए एक दिन एक टीचर से पढ़ा, फिर उनको उससे समझ नहीं आया, फिर उसी टॉपिक को फिर दूसरे टीचर से पढ़ते हैं। सबसे पहले मेक श्योर आपको ये करना है कि आप जिस टीचर का भी आपको समझ में आए, मैं किसी पर्टिकुलर टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस टीचर का भी आपको समझ आता है उससे आपको पढ़ना है एंड लास्ट तक एट द एंड मतलब टिल द एग्जामिनेशंस आपको उसी टीचर से पढ़ना है, ठीक है। जैसे एक सब्जेक्ट आपको एक टीचर से समझ आ रहा है पूरी अच्छे से, ठीक है, वो आपको अच्छी तरह समझा पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको उन्हीं से पढ़ना है। फिर अगर दूसरा सब्जेक्ट आपको दूसरे टीचर से पसंद आ रहा है या समझ में आ रहा है, ठीक है, पसंद नापसंद की बात नहीं है, बस समझ आने की बात है, आपको समझ आता है नहीं आता है जैसे वो पढ़ाते हैं, तो उसी टीचर को फॉलो करना है टिल द एग्जामिनेशन। बस कंप्लीट करने का जो दूसरा पॉइंट है वो है कि अपने जो पिछली चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है, जो चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। एंड जो थर्ड चीज़ है वह है कि कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करते रहनी है। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहोगे तो आपका सिलेबस जल्द कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर आप बीच में स्किप करते रहोगे, बीच में गैप मारते रहोगे, तो फिर आपका ऐसा सिलेबस तो एग्ज़ाम तक भी क्लियर नहीं हो पाएगा, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहनी है जिससे कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो सिलेबस कंप्लीट करना सबसे बड़ा टास्क होता है, तो आपको उसके लिए सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। मैंने नेक्स्ट एक पॉइंट बता दिया कि पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है, बार बार सॉल्व करना है पीवाईक्यूज को, क्योंकि उससे हमको क्वेश्चंस होते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कौन से, तो ये सब चीज़ हमको पीवाईक्यूज से पता चलती है। तो आपको पीवाईक्यूज को ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स उनको क्या करिए, सॉल्व करिए। अब हर एक सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके एंड जीएस, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। आपको हिंदी का सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता है या आपको इंग्लिश में, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको वहाँ पेपर का टाइम चूज करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी ये होती है कि हिंदी इंग्लिश दोनों करने पड़ते हैं, तो नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं करते पड़ते हैं, और ये ऑप्शनल होते हैं, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। आप ये समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं हर एक सब्जेक्ट्स को लेकर। सबसे पहले गाइस स्टार्ट करते हैं मैथ्स की। एंड मैथ्स बहुत से मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए मैथ्स थोड़ा सा डर बना रहता है, जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक होती है, फिर वो मैथ्स में ही लगे रहते हैं, ठीक है, बार बार, और सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है गाइस, हर एक सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना है, या जिसमें आप अच्छे हो उसको, ठीक है, उसको भी पढ़ते रहना है, एंड जिसमें आप वीक हो उसको ज़्यादा टाइम देना है, ये करना है, ठीक है। जैसे कुछ इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिंदी बेसिक हिंदी आती है, ठीक है, तो आप उसको अगर आधा 1 घंटा भी डेली दो या लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ो, 2 महीने में पढ़ो, तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे हिंदी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ को आपको कैसे कंप्लीट करना है, तो मैथ्स कैसे करनी है, ठीक है, मैथ्स प्रैक्टिस कैसे करनी है, कंप्लीट सिलेबस कैसे करना है, एंड बुक्स कौन सी होनी चाहिए, ये बातें करते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैथ्स में आपका
बेसिक एवरेज तो होना चाहिए, ठीक है, मतलब वैसे तो स्ट्रांग होना चाहिए। मैथ्स के जिसमें भी मैथ्स का पेपर आता है, जिस भी एग्जाम में, आपको बेसिक आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप बेसिक एवरेज भी है तो आप प्रैक्टिस करते 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 आपकी जो कैलकुलेशंस है या बेसिक्स जो भी है, ठीक है, वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका ये ध्यान में रखना है कि अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। अगर आप फिर बेसिक्स को नहीं समझ पाओगे तो फिर एडवांस क्वेश्चंस जो आते हैं फिर आप उसमें समझ नहीं पाओगे, फिर आपको लगेगा कि यार इनको स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये। एंड उसके बाद क्या करना, आपको एक पर्टिकुलर बुक फॉलो करना है। आप किसी भी पब्लिकेशन से या कहीं से भी कर लीजिए, ठीक है। एक बुक कर लीजिए जो आपको अच्छी लगे, ठीक है, उसको फॉलो कीजिए एंड उससे आप मल्टीपल टाइम मतलब बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। एक क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, जिससे कि आपको मतलब वो क्वेश्चंस कैसा है आपके दिमाग में, मतलब उसकी एक इमेज आ जाए, ठीक है, कि ये क्वेश्चन ऐसे करना है। क्योंकि गाइज ऐसा होता है, अगर हम 12 प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में हमारा एक सेकंड भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ टाइम का खेल है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने का मतलब है कि अगर हम टाइम हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो यस हम एब्सोल्युटली उस चीज़ को कर लेंगे। फिर अगर हम उस चीज़ पर स्टक हो गए, मतलब अटक गए, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। बुक को फॉलो कीजिए जो भी आप करना चाहो, ठीक है। एंड उसमें बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। मैथ्स के लिए ये है, ठीक है। एंड मैथ्स में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फॉर्मूलाज का रिवीजन एंड फॉर्मूला को एक फॉर्मूला सीट्स बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स होती हैं। क्योंकि बिना ट्रिक्स के अगर कोई मेथड्स लंबे होते हैं तो शॉर्ट मेथड से, मतलब ट्रिक का मतलब ये है कि शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड सीखना, ठीक है, या फॉर्मूलाज की एक पर्टिकुलर सीट बना लीजिए, फॉर्मूला सीट, ठीक है। तो ये मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट है फॉर्मूलाज, मतलब टाइम टू टाइम फिर उससे आप रिवीजन भी कर सको, ठीक है। जैसे आपने वीकली रिवीजन कर लिया फॉर्मूलाज का, एंड जो भी शॉर्ट मेथड किसी क्वेश्चन करने का एक मेथड्स होते हैं अलग अलग, तो उन मेथड्स को उस फॉर्मूला शीट पर लिख लीजिए। इससे आपको काफ़ी आसानी मिल जाएगी मैथ्स में। बार बार आपको मतलब वो कॉन्सेप्ट जो भी होंगे उनको बार बार रिवाइज करने में, ठीक है। मतलब आपको फिर सब्जेक्ट फिर नहीं देखने पड़ेंगे। जब भी आप फॉर्मूला शीट खोलोगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट, शॉर्ट मेथड्स, फॉर्मूला जो भी है, एवरीथिंग आपको मतलब बार बार रिवाइज होते रहेंगे। तो फॉर्मूला शीट इज मस्ट, मतलब वो नेसेसरी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि जैसे मैथ्स में हमारा एक चैप्टर क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद हम जब नेक्स्ट चैप्टर करने लग जाते हो तो प्रीवियस चैप्टर की हमको रिवीजन करनी है, ठीक है। हम वो वीकली रिवीजन हो सकता है, मंथली रिवीजन हो सकता है, या अल्टरनेट डे पर रिवीजन हो सकता है, कैसे भी मतलब जो आपको सही लगे वैसे आप रिवीजन करें। बट पिछले जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिए हैं या पिछले जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। गाइस नेक्स्ट है कि टेस्ट देना, ठीक है। किसी भी चीज़ को हमको प्रैक्टिस करनी है बार बार, फिर उस चीज़ का टेस्ट देना है। जैसे हमको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ठीक है, मिनी मॉक हो गए, हमको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गए एंड टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, ठीक है। ये सब हमको बार बार टेस्ट देते रहना है। टेक्स्ट बुक मतलब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसकी, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट याद है एंड आप सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर टाइम के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने अगर आपको 50 सेकेंड्स मिल रहे हैं, 45 सेकेंड मिल रहे हैं, अगर आप उस ड्यूरेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आप इजीली अच्छे मार्क्स लाओगे। क्योंकि मैथ्स में क्या है कि टाइमिंग के साथ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूलाज एंड जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए, ठीक है। आपको टाइम की बचत होगी, क्योंकि एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। तो आई होप कि आपको मैथ्स में कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एक टीचर को पकड़िए, ठीक है, उसी टीचर से पढ़िए। मैंने पहले भी बता दिया है, एक टीचर को पकड़िए लास्ट तक, मतलब टिल द एग्जामिनेशंस उसी टीचर को फॉलो करिए। एंड अब आते हैं गाइज नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, जो है रीजनिंग, ठीक है। इसके भी 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड रीजनिंग को कैसे करना है ये बताते हैं। सबसे ज़्यादा डर होता है वो होता है मैथ्स में, उसके बाद जीके जीएस में होता है। बट पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग को कैसे कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में गाइज आप ऐसा कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू मी जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जो सब्जेक्ट जिन भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले उन टॉपिक को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
अगर आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, तो आप पूरा सिलेबस तो आपको वैसे भी कंप्लीट करना है। बट रीजनिंग का क्या है कि सबसे पहले आप उन टॉपिक को करिए जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो आपको कहाँ से पता लगेगा? PYQs को देखकर, ठीक है। रीजनिंग में भी मैथ्स की तरह मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, जिसके आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर, अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज एंड या टॉपिक वाइज कह सकते हैं, रिवीजन करते रहिए एंड एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो कीजिए एंड उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए एंड मॉक लगाते रहिए, ठीक है। क्या करना है? मैथ्स हर एक सब्जेक्ट क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट में मॉक लगाने हैं, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, ठीक है, फिर या जो मिनी मॉक हो, उसको बार बार लगाते रहिए। इससे क्या होगा, आपको जो एग्जाम का रियल प्रेशर होता है ना, वो आप हैंडल होने लग जाता है, ठीक है। बार बार एग्जाम में जो फियर होता है, फोबिया होता है, वो मतलब थोड़ा थोड़ा करके कम होने लग जाता है मॉक टेस्ट देकर। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, जीके एंड जीएस, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा गाइस स्टैटिक जीके, एसएससी जीडी में स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मेक श्योर कि आप मतलब सबसे पहले स्टैटिक का पोर्शन होता है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सारे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड बार बार रिवीजन करिए, एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करिए, एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करिए। बस मतलब हर एक सब्जेक्ट में कुछ कॉमन सी चीज़ें है कि एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करना है, टीचर को फॉलो करना है एंड कंसिस्टेंट रहना है, रिवीजन करना है, ये सब। एंड मॉक टेस्ट लगाना तो मतलब बहुत मस्ट है, ठीक है। मतलब मॉक टेस्ट लगाना इज मस्ट। एंड नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो हिंदी या इंग्लिश बेसिक मतलब नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप हिंदी या इंग्लिश हैं तो आप अगर आप इसको अभी स्किप भी कर रहे हैं, बहुत मतलब मैथ में आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, पढ़ने का, जैसे 5-6 घंटे पर डे, तो आधा 1 घंटा बहुत सफिशियंट है। अगर अभी से भी आप हिंदी इंग्लिश पढ़ोगे तो 1 घंटा या आधा घंटा 45 मिनट सफिशियंट है, ठीक है। मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बता दिया कि गाइज कैसे करना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस मतलब कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ें, ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। तो लेट्स टॉकिंग अबाउट दिस। तो मैक्सिमम ऑफ दी एस्पिरेंट्स का जो सबसे मतलब डर लगता है जिस सब्जेक्ट से, वो होता है मैथ्स, ठीक है, एंड जीके होता है। तो मैथ में क्या होता है, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा चीज़ें होती है। तो 1 घंटे की क्लास एंड एक डेढ़ घंटे की, 1 या 1.5 घंटे की क्लास होती है, 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस कीजिए, 3 घंटे प्लस आधा से 1 घंटा रिवीजन करिए, ठीक है। एंड पिछली चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो 4 से 4.5 घंटे आपको मैथ्स के लिए इनफ रहेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। पर डे की बात कर रहा हूँ गाइस, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। अगर आप फिर बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर फिर आप अच्छे मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप अपने हिसाब से टाइम को क्या कर वो एडजस्ट कर लीजिए। इस बात आती है जीके की। जीके में क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीके याद नहीं हो पाती है, तो पर डे आप क्या करने की कोशिश कीजिए, पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके बाद वो टॉपिक ऐसे मतलब कवर करके छोड़ नहीं देना है, बार बार उसकी मतलब मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। एंड नेक्स्ट चीज़ आती है रीजनिंग के लिए गाइस 2 घंटे आपको सफिशियंट हैं। 1 से सवा घंटे की जो क्लास चलती है, जो भी लेता है, ठीक है, जहाँ से भी 1 से सवा घंटे की क्लास चलती है। एंड बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते पुरानी चीज़ें भी लर्न करते रहिए। ये रीजनिंग के लिए 2 घंटे सफिशियंट हो गए। एंड लास्ट में आता है हिंदी के लिए 45 मिनट से 1 घंटा सफिशियंट है, ठीक है। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आती है, तो इतना टाइम अभी सफिशियंट है। अगर आप हिंदी को अगर आप अभी से स्किप भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अगर 30 मिनट्स पर डे भी दे देते हो तो बहुत ज़्यादा है, लास्ट में आपको बर्डन फील नहीं होगा, ठीक है। अगर फिर जिनका ऐसा लगता है कि अगर हिंदी को स्किप कर रहे हैं तो फिर लास्ट के 2 महीने में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। बट उस टाइम ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ते हैं, मल्टीपल रिविजन भी करना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो इस हिसाब से आप अगर आधा घंटा भी पर डे दे देते हो तो उतना सफिशियंट है, ठीक है। बट गाइज आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। आपको किसी चीज़ में अच्छे हैं तो इसको स्किप नहीं कर देना है। जैसे कि इस बार क्या हुआ था, हिंदी थोड़ी सी उसका लेवल बढ़ा दिया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस क्या हो गए थे उसमें, माइनस हो गए थे, ठीक है, क्योंकि यार इस बार सब लोगों ने सोचा हिंदी हो जाएगा। तो इस बार हिंदी में क्या हो गया, लेवल अप हो गया। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को देखते हुए चलना है।
गाइस आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट्स नहीं भूलने हैं, जैसे कि हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है, रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर ये देखो 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन से ये हो गए, तो 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमको मैथ्स में कोई मास्टरी नहीं करनी है, रीजनिंग में कोई मास्टरी नहीं करनी, जीके जीएस में कोई मास्टरी नहीं करनी, हमको मतलब ट्राई करना है कि जो अच्छे सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, रीजनिंग, ठीक है, इनमें से फुल आउट ऑफ मतलब 40 आउट ऑफ 40 लाने की कोशिश मतलब क्वेश्चन सही करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट को भूलने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इससे आपको मतलब अगर हिंदी आपने स्किप कर दिया, रीजनिंग आपने स्किप कर दिया कि बाद में कर लेंगे, फिर बाद में किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, तो फिर आपको उस टाइम पछतावा पड़ेगा कि यार कर लेते। तो हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वली लेना है। और दोस्तों अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो भी आपने प्रीवियस में पढ़ लिया है उनका रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो रिवाइज करते रहिए, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें माइंड में आते रहे, ठीक है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आप पिछली चीज़ें भूल जाओगे, फिर आगे पढ़ते रहोगे, फिर इस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा मतलब जितना आप आगे को पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, आपको पिछला जो रिवीजन करना है वो इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी कि अपना जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम के 1 महीना पहले कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जिससे लास्ट में आपको बर्डन ना हो, और फिर आप मॉक टेस्ट रिवीजन मतलब आराम से कर लो, ठीक है। गाइस उन सब्जेक्ट की आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है जिसमें आप लैग करते हो, जिसमें आप वीक हो, ठीक है। तो आपको उसे मल्टीपल टाइम्स, ऐसा नहीं है कि उसमें अगर मैं वीक हूँ तो मैं उसको स्किप कर दूं, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है सीखने का, ठीक है। अगर एक बार नहीं आ रहा तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, आ जाएगा। जितनी इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं उतनी इंपॉर्टेंट PYQs एंड मॉक टेस्ट को करना जरूरी है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका एनालाइज करना, ठीक है, टेस्ट और PYQs का एनालाइज करना। एस्पिरेंट क्या होता है कि मॉक टेस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए दे देते हैं, तो मॉक टेस्ट आपको ऐसे नहीं देना है, मॉक टेस्ट आपको जैसे आप रियल एग्जाम में बैठे हो वैसे देना है, ठीक है। उस इन्वायरमेंट वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि जैसे कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो। और मॉक टेस्ट में आपको ऐसे सब्जेक्ट को पहले करना है जिसमें आप अच्छे हो, ठीक है, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इस टाइप से मॉक टेस्ट करने हैं, इसके लिए कि मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि उसका एनालाइज, मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें। मॉक टेस्ट बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट दे के बस अपने मार्क्स देख लेते हैं, फिर गलत हुए हैं, कोई इनसे क्वेश्चन सही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एनालाइज करना है, तो को एनालाइज करना है गाइस, ठीक है। जैसे कौन से सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स आए, हर एक क्वेश्चंस को एनालाइज करना, उनको प्रैक्टिस करना, जो नहीं आ रहा है, जैसे कोई GK GS में है, ठीक है, आपको नया क्वेश्चन लग रहा है तो उसको नोट कर लेना, और मैथ्स में अगर कोई नया टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको बार बार प्रैक्टिस करना, उसको मार्क कर लेना, ठीक है। एनालाइज आप अच्छा टाइम दीजिए, ठीक है, जैसे 1 घंटे का पेपर होता है तो आप एनालाइज में लगभग 1.5 से 2 घंटा लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मॉक दोगे उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। गाइज सब लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, बट लास्ट टॉपिक ये बचता है कि नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं नोट्स में उनको प्रॉब्लम होती है, नोट्स कैसे बनाएं, मतलब समझ नहीं पाते हैं कि जैसे टीचर पढ़ा रहा है फिर उसके बाद नोट्स कैसे बनाना है। तो आपको क्या करना है, जब को भी आपको टीचर से पढ़ते हो तो जैसा वो लिखा रहा होता है वैसे ही नहीं करना है, वैसे ही आपको उतार नहीं देना है, ठीक है। वो नोट्स नहीं होते हैं, आपको मतलब अपने समझने के लिए कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो जिससे कि आपको जब आप उसको रिवाइज करो तो आपको टाइम की बचत हो सबसे पहले, ठीक है। एंड अगर आप फिर जैसा टीचर लिखा रहा है वैसा ही अगर आप उतारोगे इससे अच्छा तो आप उसकी PDF से ही पढ़ लो, ठीक है। तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में उन चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है अपने, जैसे कि उसके की पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। कोई भी अगर 4 लाइन की अगर कोई थ्योरी है तो आप उसको 1 से 1.5 लाइन में कैसे कंप्लीट करो, मतलब की पॉइंट्स बना के, ठीक है, या कुछ ऐसे बुलेट्स बना के, ठीक है, आपको ऐसा ही यूज़ करना है। कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि आपकी टाइम की बचत होती है। एंड दूसरा चीज़ ये होता है कि जब आप रिवीजन करते हो, ठीक है, उन चीज़ों का, तो उस टाइम पर आपको जल्दी जल्दी चीज़ें माइंड में आने लगती है। अच्छा उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हो आप, हाँ ठीक है, ये मतलब फिर आपको इस माइंड में वो सब ब्रेन में आपको ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाती है कि अच्छा ऐसा ऐसा पढ़ा था टीचर ने। तो इस टाइप से होता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। तो नोट्स बनाने का तरीका ये है गाइस। तो आपको पर डे अगर आप 9 से 10 घंटे भी अगर आप पढ़ते हो देते हो, ठीक है, तो इनफ है गाइज, ठीक है, अभी से बहुत ज़्यादा इनफ है। तो ये रही गाइज वीडियो। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।